तो 48 घंटे से ईरान पर इजराइल के हमले जारी हैं। 1 जुलाई को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में सर्जिकल स्ट्राइक की। 2 जुलाई की सुबह इजराइल ने मिसाइल हमले किए। तेहरान के एक मिसाइल बेस और 3 सैन्य ठिकानों पर धमाकों की खबर है। इस घटनाक्रम को अरब महासंग्राम की शुरुआत माना जा रहा है। आशंका जताई गई है कि 7 जुलाई तक ईरान इजराइल पर स्वॉर्म मिसाइल हमले शुरू कर सकता है। इसी आशंका के चलते नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रणनीति, कूटनीति और जिहाद नीति एक साथ शुरू की है। देखिए ईरान कैसे इजरायली हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। 24 जून को रूस के विदेश मंत्री ने युद्ध विराम लागू होने के कुछ ही घंटे बाद जो आशंका जताई थी वो सच साबित हो गई। तेहरान के कई इलाकों में धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट है कि इजराइल ने तेहरान पर मिसाइल हमले किए हैं। तेहरान में ईरानी सेना के 3 बेस पर धमाकों की आवाज सुनी गई और धुएं के कॉलम देखे गए। युद्ध विराम भंग हो चुका है क्योंकि 2 जुलाई को एक बार फिर ईरान की राजधानी पर इजराइल ने मिसाइल हमले किए। दक्षिणी तेहरान के शहर रे में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तेहरान के बाहरी इलाके में 3 सैन्य ठिकानों पर धमाके हुए हैं। तेहरान के बनाफशाह पार्क के करीब ईरान के मिसाइल वेयरहाउस पर 2 धमाकों की रिपोर्ट है। तेल अवीव ने कहा है कि वो ईरानी मिसाइल ठिकानों पर हमले कर रहा है। हालांकि ईरान ने इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इजराइल के ये हमले लगातार 2 दिन से हो रहे हैं। दो जुलाई को इजराइल ने दक्षिणी तेहरान के शहर रे पर हमला किया। बनाफशाह पार्क के करीब ईरान के मिसाइल वेयरहाउस पर हमले किए गए। इससे पहले 1 जुलाई को इजराइल ने IRGC के बड़े कमांडरों की बैठक के दौरान हमला किया। इस हमले में IRGC के कई अधिकारी मारे गए। 1 जुलाई को ही इजराइल ने लोरिस्तान में भी ड्रोन हमले किए। लोरिस्तान में इजराइल हर्मीज ड्रोन का मलबा भी मिला। ईरान फिलहाल चुप है, लेकिन महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है। ईरान के सुप्रीम कमांडर के सैन्य सलाहकार ने इसके संकेत दे दिए हैं। मेजर जनरल याहिया रफीम सफावी ने कहा है कि नेतन्याहू की सत्ता का अंत निकट है। ईरान की शपथ है कि वो इजराइल के सभी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान की हजारों मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हैं। इजराइल की एक चूक अरब विनाश का कारण बन सकती है। युद्ध विराम लागू होते ही दुनिया की कई बड़ी शक्तियों ने इसे अल्प विराम कहा था। इस अल्प विराम को इसलिए लागू किया गया ताकि दोनों देश अपनी अपनी सैन्य शक्ति को नए सिरे से मजबूत कर सकें। इस अल्प विराम का फायदा उठाकर ईरान बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है। ईरान को चीन से नए फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू हो गई है। तो चीन से ईरान को J-10C फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। जल्द ही 40 नए फाइटर जेट ईरान पहुंच जाएंगे। फिलहाल चीन ने एक जेट तेहरान को सौंप दिया है। चीन ने जेट की डिलीवरी समय से पहले की है। इस वक्त ईरान अपनी वायुसेना को अपग्रेड कर रहा है। साफ तौर पर यह इजरायली वायुसेना से जंग की तैयारी है। चीन में बने J-10C 4.5 4.5 जनरेशन जेट हैं। इन पर चीन की सबसे आधुनिक एयर टू एयर मिसाइलें PL-15 लगी हुई हैं।
चीन से ईरान का फाइटर जेट सौदा 2015 से फैसलों की फाइलों में अटका था। इसकी दो वजह थी। ईरान ने 2015 में J-10 सीरीज जेट्स में दिलचस्पी दिखाई थी। ईरान 150 J-10 सीरीज के जेट खरीदना चाहता था, लेकिन पेमेंट पर चीन ईरान की बात बिगड़ गई। चीन US डॉलर में सौदे की रकम का भुगतान चाहता था। ईरान ने ऑयल और गैस देकर सौदे के भुगतान का प्रस्ताव रखा था। ईरान पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थे और उसके पास नकदी की तंगी थी। हालांकि ईरान ने 2023 में रूस के साथ 150 Su-35 का सौदा किया था, लेकिन रूस केवल 4 जेट ही ईरान को दे पाया। इसीलिए यह सौदा रद्द हो गया और अब चीन ईरानी वायुसेना को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट दे रहा है। उन्नीस के बाद ईरानी वायुसेना प्रतिबंधों के चलते अपग्रेड नहीं हो पाई और अब ईरान इजराइल से बड़ी जंग का बारूदी बंदोबस्त कर रहा है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका से अपने नुकसान की भरपाई की मांग भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएन को अपने नुकसान की लिस्ट दी है। ईरान ने कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए यूएस इजराइल जिम्मेदार है। यूएन ईरान के हर्जाने की भरपाई सुनिश्चित करे। बड़ी जंग की तैयारी के साथ साथ ईरान ने कूटनीति और जिहाद नीति एक साथ शुरू कर दी है। अरब में इजराइल और अमेरिका को घेरने के लिए ईरान ने मजहब का सहारा लिया है। ट्रंप और नेतन्याहू को मुआरिबा घोषित करने के बाद ईरान और इराक के शिया धर्मगुरुओं के बीच बातचीत हुई है। इराक के सबसे प्रभावी शिया संप्रदाय के धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र और ईरान के शिया धर्मगुरु अली अल हुसैनी अल सिस्तानी के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान अब जिहाद के जरिए जंग छेड़ने वाला है। यानी ईरानी मिसाइलें और शिया प्रॉक्सी गुट इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक साथ जंग छेड़ सकते हैं। प्रॉक्सी गुटों से अरब में अमेरिका के अलग अलग सैन्य बेस पर हमले कराए जा सकते हैं। इसके अलावा इजराइल पर इराक से हमले शुरू हो सकते हैं। इराक के प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके इजराइल पर मिसाइल हमले कराए जा सकते हैं। ईरान ने आने वाली बड़ी जंग के लिए बड़ा बंदोबस्त शुरू कर दिया है। उधर 7 जुलाई से नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे में जंग के अगले चरण की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि वो ईरान को बातचीत की मेज पर लाने और डील करने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रंप भले ही दावा करें, लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उन्हें देखते हुए किसी डील की उम्मीद नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप ने सोचा था कि अमेरिकी बॉम्बर्स के हमलों से ईरान तबाह हो जाएगा, उसके परमाणु ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन ईरान से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो बता रही हैं कि ईरान ने न सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों को ठीक कर लिया है, बल्कि परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू कर दिया है। और इस बार ईरान बेहद तेजी से परमाणु प्रोग्राम पूरा करने की ठान चुका है। खास बात यह कि परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली एजेंसी IAEA को ईरान में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इससे पेंटागन और मोसाद की नींद उड़ गई है कि फोर्दो और इस्फहान में कुछ बड़ा हो रहा है। फोर्दो को नुकसान नहीं, इस्फहान को नुकसान नहीं, नतान्स को नुकसान नहीं।
तो फिर इजराइल ने कहां हमले किए? अमेरिका ने कहां हमले किए? अगर किए तो असर क्यों नहीं हुआ? क्या अमेरिका इजराइल के हमले बेकार गए, या फिर हमले इतने कमजोर थे कि एटमी सेंटर को सिर्फ बाहरी तौर पर नुकसान हुआ? अब ईरान ने दावा किया है कि फोर्दो की मेन टनल खोल दी गई है। साइंटिस्ट और वाहन अंदर जा रहे हैं। एटमी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। यानी 12 दिन के विध्वंसक युद्ध से अमेरिका और इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा ईरान को सुरक्षा कवच मिल गया है। ईरान को अरब देशों का समर्थन मिल रहा है। कई यूरोपीय देश भी ईरान के साथ हैं। रूस, चीन पहले से ही सैन्य सहायता कर रहे हैं। अब कहा जाने लगा है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह से वैध है। अमेरिका और इजराइल को इसे लेकर आक्रोशित नहीं होना चाहिए। यानी ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकना पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। अब अगर हमले किए गए तो ईरान की तरफ से बयान जारी किया गया है, हमें यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम से कोई नहीं रोक सकता। ईरान को सिविलियन उपयोग के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। ईरान के बयान से कहीं भी यह साबित नहीं होता है कि वो परमाणु बम बना रहा है, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पावर प्रोडक्शन और दूसरे सिविलियन वर्ग के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल होता है। लेकिन पेंटागन को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाकर अरब में इजराइल और अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना चाहता है। ईरान अमेरिका के हमलों से भी नहीं झुका है, बल्कि खमेनी के तेवर और ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है चीन और रूस ईरान के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन ने मैक्रो को फोन किया। पुतिन ने मैक्रो को बताया कि ईरान का एटमी कार्यक्रम पूरी तरह सही है, उसे विकास कार्यों में यूरेनियम का इस्तेमाल करने का हक है। परमाणु हथियार जैसे कोई सबूत अमेरिका के पास नहीं है। रूस और चीन का साथ मिलने से ईरान का जोश हाई है। बेहद जल्दी से फोर्दो साइट को ठीक कराकर वहां काम शुरू हो गया है। सैटेलाइट इमेज से सामने आया है, ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर फिर से काम शुरू हो चुका है। फोर्दो साइट पर हलचल दिख रही है। नई सड़क और एंट्री गेट बनाए जा रहे हैं। मैक्सर की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बुलडोजर और कंस्ट्रक्शन ट्रक दिख रहा है। यानी अब काम तेजी से हो रहा है। जबकि ये तस्वीर 2 दिन पुरानी है, जबकि अभी ये दावा किया जा रहा है कि फोर्दो में एनरिचमेंट शुरू हो चुका है। तो फोर्दो में कुछ तो चल रहा है। इस सवाल से पेंटागन और मोसाद दोनों परेशान हैं, क्योंकि हमलों के बाद फोर्दो ठिकाने पर मरम्मत हुई है। हमले से हुए नुकसान को पूरी तरह ठीक कर लिया गया है। नई सड़क बनाई गई है, जिसे टनल तक बनाया गया है। सड़क के जरिए वाहन टनल तक सीधे पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक भी फोर्दो ठिकाने में टनल से नीचे पहुंच रहे हैं। टनल का द्वार पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है। परमाणु वैज्ञानिक न्यूक्लियर लैब तक पहुंच रहे हैं। यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू हो गया है, जिससे अमेरिका की नींद उड़ गई है। ईरान पूरी तैयारी कर चुका है। अब की बार हमला हुआ तो ऐसा पलटवार करेगा कि इजराइल तहस नहस हो जाएगा। खमेनी ने बंकर से फरमान भिजवाया है। अब ईरान अमेरिका से परमाणु वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। पहली शर्त है वार्ता के दौरान यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। दूसरी शर्त है परमाणु कार्यक्रम बंद किसी भी सूरत में रोका नहीं जाएगा। तीसरी शर्त है IAEA को किसी भी परिस्थिति में जांच की मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि ईरान ने यह साफ नहीं किया है कि ईरान पावर प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम एनरिच्ड कर रहा है या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, क्योंकि IAEA ने दावा किया था कि ईरान के पास 2 अलग अलग जगहों पर संवर्धित यूरेनियम है। इस्फहान में 20% तक एनरिच्ड यूरेनियम था, जबकि फोर्दो में 60% तक संवर्धित यूरेनियम था। अगर मान लिया जाए कि इस्फहान में 20% एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा था, तो 60% तक संवर्धित करने की जरूरत क्या थी?
जबकि 90% से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। यानी ईरान कुछ ऐसा कर रहा था जिससे इजराइल और अमेरिका की घबराहट बढ़ रही थी। वैसे भी पेंटागन को IAEA ने इनपुट दिया था कि जल्द ही ईरान 90% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर सकता है। इसका सीधा अर्थ है, अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो ईरान अब तक परमाणु बम बना चुका होता। आखिर यूरेनियम संवर्धन कैसे होता है, ये समझिए। संवर्धन का मतलब आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक यूरेनियम के दो आइसोटोप मिलते हैं। पहला आइसोटोप U-238 होता है, जो खनन से निकले यूरेनियम में 99.3% तक पाया जाता है। इस आइसोटोप का परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा आइसोटोप U-235 होता है, जो 0.7% मिलता है। इसी आइसोटोप से परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इसी यूरेनियम का संवर्धन गैस सेंट्रीफ्यूज मेथड से होता है। यूरेनियम को गैस UF यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। तेजी से घूमते सेंट्रीफ्यूज से U-238 बाहर की तरफ रहता है, जबकि हल्का U-235 अंदर की तरफ रहता है। इस प्रक्रिया के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज स्टेजेस की जरूरत होती है। U-235 का संवर्धन स्तर 20% से ज्यादा हो तो इसका इस्तेमाल रिसर्च रिएक्टर में टेस्टिंग प्रक्रिया में होता है। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर उसे वेपन ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के लिए होता है। एक टैक्टिकल परमाणु बम के लिए 15 से 25 किलो HU यानी हाई एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। अमेरिका ने एटमी ठिकानों पर बमबारी की तो इजराइल ने सैन्य और रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी। ईरान के कई शहर इन हमलों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस तबाही को देखने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान पहुंचे। पेजेश्कियान ने इनपुट खामनेई तक पहुंचाया, जिसके बाद ईरान ने फरमान जारी कर दिया कि अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IAEA को किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जाएगा। उसके सदस्यों की ईरान में एंट्री बैन है, क्योंकि ईरान इस युद्ध का असली विलेन IAEA को बता रहा है। जिसकी रिपोर्ट के बाद ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान को परमाणु अपराधी मानकर हमले किए थे। अब ईरान बड़ी चालाकी से अपना परमाणु प्रोग्राम शुरू कर रहा है। एक तरफ IAEA को बैन कर दिया, जिससे अमेरिका नहीं जान पाएगा कि परमाणु ठिकानों पर क्या हो रहा है। दूसरा, उसके प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। साथ ही धमकी भी दी कि लाल सागर से लेकर पूरे अरब में अमेरिकी बेस भी टारगेट पर हैं। अब अमेरिका और इजराइल का पूरा फोकस ईरान से शिफ्ट होकर प्रॉक्सी गुटों पर हो जाएगा। और ऐसे वक्त में ईरान यूरेनियम को 90% से ज्यादा एनरिच्ड करके परमाणु बम बना सकता है, जिसके बाद आसानी से वार्ता में शामिल होकर अमेरिका की शर्त मान लेगा। तब अमेरिका भी ईरान की शर्तों को मानने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि खामनेई ठीक उसी तरह अमेरिका को आंख दिखा सकते हैं जैसे किम अमेरिका को ललकारते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल को कमजोर करने के लिए ईरान ने सबसे पहले मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन शुरू किया है। पूरे ईरान में सर्च अभियान जारी है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक ही दिन में 50 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इजराइल की कोशिश है कि फिर युद्ध छिड़ा तो मोसाद उसके कमांडर्स और वैज्ञानिकों की हत्या ना कर सके। दूसरी तरफ समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। हॉर्मूज की तरफ माइंस रवाना की गई हैं ताकि जरूरत पड़ते ही हॉर्मूज को बंद किया जा सके। एक तरफ जमीन पर ऐसी जंग जहां दुश्मन की पहचान बेहद मुश्किल है, अपनी ही जमीन पर जासूसों का ऐसा जाल जिसे तोड़ना ईरान के लिए बेहद जरूरी है।
ईरान के मिशन का दूसरा ठिकाना है ये विशाल समुद्र, जहां दुश्मन की लोकेशन पता है, दुश्मन का इरादा पता है, लेकिन जंग की शुरुआत अभी नहीं हुई है। ईरान का प्लान दो मोर्चे पर आगे निकलने का है, जिसमें पहला ईरान में मजबूत मोसाद के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है, तो दूसरा समंदर में यूएस और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी करने का है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी लगातार ईरान पर नजर रख रही है और अब तक यही अंदाजा मिल रहा है कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश को नाकाम करने का एक्शन भी शुरू किया है। ये अमेरिका का यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि ये बेड़ा अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कार्ल विंसन ईरान के करीब पहुंच चुका है। दो डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां ईरान के युद्धपोत रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी जहाज यहां से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने के प्लान में है, जिसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान गैस तेल की सप्लाई को रोक देगा। ईरान पर हमला होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। ईरान जानता है कि हॉर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इस इलाके की खासियत और ईरान की प्लानिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम रूट है। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता है जिससे अरब सागर जुड़ा है। यहीं से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। 34 किलोमीटर सकरा समुद्री रास्ता ईरान के लिए आसान टारगेट है। 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन में ईरान एक बड़ा अवरोधक बनाना चाहता है। यह स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज में समुद्री माइंस लगाने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट मिली है कि युद्धपोत पर माइंस लोड भी किए जा चुके हैं। ईरान के युद्धपोत हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि सीक्रेट तरीके से माइंस लगा दी जाएंगी। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और ईरान यहां माइंस लगाने की योजना बना चुका है। अगर ईरान कामयाब हो गया तो इस इलाके में किसी जहाज के आते ही धमाका हो जाएगा और इसके लिए ईरान को मिसाइल दागने की जरूरत भी नहीं है। माना जा रहा है कि ईरान इस तरह से मोसाद के हमलों का बदला लेना चाहता है, क्योंकि मोसाद ने भी छिपकर ईरान पर हमला किया था। मोसाद लगातार सीक्रेट तरीके से हमला कर रहा है। समुद्र के रास्ते ही मोसाद एजेंट्स के आने का शक है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों पर मोसाद की मजबूत पकड़ है, इसलिए समंदर में माइंस ले जाने के प्लान का खुलासा भी हो चुका है। ईरान इस बार हर प्लान बेहद गोपनीय तरीके से बना रहा है। यहां तक कि ईरान के वॉर कमांडर का नाम भी गुप्त रखा गया है। लेकिन मोसाद ने भी ईरान को सोशल मीडिया के जरिए चौंकाया है। मोसाद की तरफ से लिखा गया है कि हमें सीक्रेट वॉर कमांडर के नाम की जानकारी मिल चुकी है। खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय की पूरी जानकारी है। मोसाद का ऑपरेशन ईरान में और मजबूत होने वाला है। मोसाद की इस पोस्ट से ईरान में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान सिर्फ यहूदियों को टारगेट कर रहा है और उन्हें शक के दायरे में रखा जा रहा है। फिर भी जेल में संदिग्ध मोसाद जासूसों की तादाद बढ़ती जा रही है।
ईरान में इतना डर है कि कई जगहों पर संदिग्ध एजेंट्स पर गोलियां तक चला दी गई। और ईरान में मोसाद के खात्मे का अभियान चल रहा है। एक ही दिन में 50 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए लोगों पर मोसाद एजेंट होने का शक है। भागने की कोशिश कर रहे 2 संदिग्धों को गोली मारी गई। ईरान में कई जगह छापे मारे जा रहे हैं। ईरान में गिरफ्तारी का अभियान तेज कर दिया गया है। ईरान में कई अंडरग्राउंड ठिकानों में सर्च अभियान चलाया गया है। मोसाद के कई ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। तेहरान के पास ड्रोन बनाने के कारखाने भी मिले। बंदरगाहों पर भी खास नजर रखी जा रही है। सिस्तान से सबसे अधिक मोसाद के संदिग्ध पकड़े गए हैं। ये इलाका समुद्र के बेहद करीब है। माना जा रहा है कि यह मोसाद का एंट्री और एग्जिट रूट हो सकता है, या फिर यहां समुद्र में ईरान की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। ईरान में मोसाद के जासूस होने के शक में लोगों की गिरफ्तारी चल रही है, तो वहीं अमेरिका में ईरान के लोगों को पकड़ा जा रहा है। अमेरिका से ईरान के लोगों को अब उनके देश भेजा जाएगा। अमेरिका में 130 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। IRGC के एक स्नाइपर को भी गिरफ्तार किया गया है। ईरान के हर नागरिक की अमेरिका में जांच हो रही है। मोसाद इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान इजराइल पर हमले करने की ताकत रखता है। इजराइल के हमलों को रोकने की क्षमता भी है, लेकिन अपनी जमीन से होने वाले हमलों से रोकना बेहद मुश्किल काम है। अपने 30 कमांडर और 11 वैज्ञानिकों को गंवाकर ईरान ने सबक सीखा है, और अब ईरान इसीलिए मोसाद के खिलाफ अभियान चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात उस युद्ध की जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह युद्ध है रूस और यूक्रेन का। रूस ने यूक्रेन में इस बार जो हमले किए हैं वो इस बात का सबूत है कि पुतिन और उनकी सेना युद्ध विराम नहीं करेगी। अब पुतिन ने अपनी सेना को नया टास्क दे दिया है। अब पुतिन ने यूक्रेन के 5वें प्रांत पर कब्जा करने का आदेश दे दिया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। 1 जुलाई को यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 5 शहरों में ड्रोन हमले किए थे। पुतिन सेना ने अब इस हमले का प्रतिशोध ले लिया है। रूस ने 5 के बदले 5 शहरों में ऐसी तबाही मचाई है कि यूक्रेनी शहरों में विनाश का भयावह मंजर दिख रहा है। पुतिन सेना अब यूक्रेन में जिस तरह के हमले कर रही है, उससे साफ है कि हाल फिलहाल युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक अब रूसी सेना ने यूक्रेन के 5वें प्रांत पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन के 4 ही प्रांतों पर कब्जा करना चाहती थी। ये प्रांत हैं लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन। पुतिन और उनकी सेना इन्हीं 4 राज्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहती थी, लेकिन अब रूस ने सुमी पर भी कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। यानी यूक्रेन के 5वें राज्य पर कब्जे का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन में रूस के हमले तेज हुए तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ज़ेलेंस्की से बड़ी बात कही है। मैक्रों ने कहा कि पुतिन ने युद्ध विराम के विचार को त्याग दिया है। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को लेकर अपना रुख नहीं बदला है। मैक्रों ने ज़ेलेंस्की से यह बात तब कही जब मैक्रो और पुतिन के बीच फोन पर बात हुई। बातचीत के बाद मैक्रो को जो लगा, उन्हें जो समझ आया, वो ये कि फिलहाल रूस युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन में पुतिन और उनकी सेना के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे।
24 घंटे पहले ही रूस ने लुहांस्क पर 100% कब्जे की घोषणा की है। अब रूसी सेना भीषण बमबारी करते हुए बाकी के प्रांतों को अपने नियंत्रण में लेना चाह रही है। चौबीस घंटे के अंदर रूसी सेना ने सबसे भीषण बमबारी ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह में की। रूस के हवाई हमलों से क्रीवी रीह में यूक्रेन का हथियार गोदाम ध्वस्त हो गया। विस्फोट की वजह से यूक्रेन का एक पावर स्टेशन भी जल गया। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीवी रीह में बमबारी कर रूस ने 7 इमारतों को बर्बाद कर दिया। सुमी में रूस ने कुछ ही घंटों के अंदर 13 इलाकों को दहला दिया। खार्किव में रूसी सेना ने दर्जनों ड्रोन दागे। विस्फोट की वजह से कई जगहों पर आग लग गई। खेरसोन में रूसी हमले से यूक्रेन का ड्रोन कंट्रोल पोस्ट तहस नहस हो गया। रूस की मिसाइल वर्षा से ओडेसा पोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। टेर्नोपिल में ड्रोन से धावा बोलकर रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को समाप्त कर दिया। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के 2 ठिकानों पर हवाई हमले किए। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई तो भड़की ज़ेलेंस्की सेना ने भी काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया। यूक्रेन ने न सिर्फ वॉर फ्रंट को बल्कि रूसी शहरों को भी दहला दिया। रूस की कुपोल में यूक्रेन ने हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। विस्फोट की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई। यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से सारातोव में रूस की ऑयल रिफाइनरी जल गई। कुर्स्क में ताबड़तोड़ विस्फोट कर ज़ेलेंस्की सेना ने रूस के सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। युद्ध भूमि में यूक्रेनी MiG-29 फाइटर जेट GBU-39 गाइडेड बमों की बरसात कर रहे हैं, जिससे रूसी सेना को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन पूरी ताकत से रूस को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है उसके मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस के सामने बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई रोक दी है। व्लादिमीर पुतिन एक तरफ यूक्रेन से प्रतिशोध ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूरोप में महातबाही की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति बेलारूस में अपनी घातक ओरेश्निक मिसाइल तैनात करने जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 यूरोपीय देशों के बॉर्डर पर रूसी सेना का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। डर है कि पुतिन बहुत जल्द अपना यूरोप अभियान शुरू कर सकते हैं। फ्रांस से लेकर जर्मनी और ब्रिटेन तक जबरदस्त हलचल मची है। डर है पुतिन के यूरोप विनाश का। माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति किसी भी वक्त यूरोपीय देशों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में उनके टारगेट पर 5 देश होंगे। ये देश कौन से हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले कयासों से उपजे इस डर की वजह जान लीजिए। दरअसल 2024 में रूस ने बेलारूस में एटम बम की तैनाती की थी। अब 2025 में रूस यहां अपनी घातक ओरेश्निक मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। दावा है कि इन मिसाइलों की तैनाती इस साल के अंत तक हो जाएगी। बेलारूस में ओरेश्निक की डिप्लॉयमेंट का दावा खुद राष्ट्रपति लुकाशेंको ने किया है, जिससे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति बहुत जल्द यूरोपीय देशों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने वाले हैं, जिससे पहले उनकी कोशिश अपने सहयोगी देशों को मजबूत करने की है। उधर पुतिन के यूरोप ऑपरेशन की खबरों के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और व्लादिमीर पुतिन की टेलीफोनिक वार्ता हुई। इससे पहले दोनों के बीच आखिरी बातचीत सितंबर 2022 में हुई थी।
इस वार्ता में पुतिन ने मैक्रो से साफ शब्दों में कहा, यूक्रेन युद्ध पश्चिम की नीतियों का नतीजा है। उन्होंने यूक्रेन के जरिए रूस को घेरने की कोशिश की। पश्चिमी देश ही युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने यह भी साफ किया है कि यूरोप में उनका निशाना सिर्फ वो देश हैं जो रूस के लिए खतरा है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने फ्रांस को इस लिस्ट से बाहर रखा है, लेकिन पुतिन ने फ्रांस को युद्ध से दूर रहने का भी अल्टीमेटम दे दिया है। अब सवाल है कि पुतिन के टारगेट पर टॉप 5 देश कौन से हैं? फिलहाल पुतिन के टारगेट वो 5 देश हैं जिनकी सीमाएं रूस और बेलारूस से लगती हैं, जिसमें पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड शामिल हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की तरह ही इन देशों में रूस ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जिसकी तैयारी भी रूसी राष्ट्रपति ने शुरू कर दी है। दरअसल पुतिन लगातार इन देशों की सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहे हैं, साथ ही टैंकों और सैन्य वाहनों की डिप्लॉयमेंट भी की जा रही है। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन से लगते सूमी बॉर्डर पर भी 50,000 जवानों की तैनाती की है। पुतिन की इसी तैयारी से यूरोपीय देशों में दहशत है। अब सभी देश अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने कल ही यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद की है। अब यूक्रेन सिर्फ यूरोप के भरोसे लड़ रहा है। पुतिन उस सप्लाई को भी बंद करने की कोशिश में है। अगर यूरोपीय देश जल्द पीछे नहीं हटते तो पुतिन यूरोप के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। दावा है कि पुतिन कई किलोमीटर दूर मौजूद यूरोपीय देशों पर भी हमला करेंगे, जिसमें टॉप पर ब्रिटेन और जर्मनी है। मैक्रो से बातचीत के बाद पुतिन ने फ्रांस को इस लिस्ट से फिलहाल बाहर रखा है। इधर रूस के बढ़ते खतरे के बीच मोल्दोवा जैसे छोटे देशों में भी भय है। डर है कि ये देश भी पुतिन के टारगेट पर आ सकते हैं। ऐसे में मोल्दोवा ने भी अपनी सुरक्षा और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। मोल्दोवा हवाई क्षेत्र सुरक्षा विधेयक लाने की तैयारी में है। मोल्दोवा के रक्षा मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार किया है। इसमें अज्ञात ड्रोन से होने वाले खतरों का जिक्र है। विधेयकों में ऐसे ड्रोन्स को बिना अनुमति तबाह करने की छूट की बात कही गई है। साफ है, बेलारूस में पुतिन की औरशनिक तैनाती और 5 यूरोपीय देशों के पास बढ़ते सैन्य जमावड़े ने पूरे यूरोप को अलर्ट पर डाल दिया है। अब अगर यूरोप ने यूक्रेन की मदद नहीं की तो पुतिन अपना फाइनल ऑपरेशन शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ताइवान अभी तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल करने जा रहा है, क्योंकि उसे खतरा है चीन कभी भी आक्रमण कर सकता है। चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान स्ट्रेट के पास तैनात कर दिए हैं, जिससे ताइवान चौकन्ना हो चुका है। लेकिन ड्रैगन की इस दादागिरी पर अमेरिका की खामोशी ताइवान की परेशानी को बढ़ा रही है। कहीं ताइवान अकेला न पड़ जाए। साउथ चाइना सी सुलग रहा है, क्योंकि चीन ने अभी तक का सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। चीन ने वॉर ड्रिल के लिए 2 युद्धपोत उतारे हैं। इसके जरिए चीन एक साथ 3 देशों को काउंटर कर रहा है, जापान, ताइवान और फिलीपींस। हालांकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज भी दक्षिणी प्रशांत महासागर में तैनात है, लेकिन चीन लगातार एक दायरे में चक्कर लगा रहा है। इससे अंदेशा बढ़ा है कि चीन इन तीनों देश में से किसी को निशाना बना सकता है। ताइवान की तरफ से कहा जा रहा है, ड्रैगन की वॉर ड्रिल हमारे समुद्री क्षेत्र के पास हो रही है। उसके विमान हमारे एयर स्पेस में घुस रहे हैं। ये हालात युद्ध का संकेत कर रहे हैं। ताइवान ने भी ऐलान कर दिया है कि 8 जुलाई से ताइवान सबसे बड़ी ड्रिल करने जा रहा है, जिसमें 20,000 सैनिक शामिल होंगे। ये ड्रिल समंदर के अलावा आसमान में भी की जाएगी।
ये सीधे तौर पर चीन को चैलेंज है। अगर हमला करने की कोशिश की तो ताइवान पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार है। इस टकराव पर अमेरिका का रुख क्या रहने वाला है, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि ट्रेड डील की वजह से ट्रंप का रुख चीन के लिए नरम दिख रहा है। चीन इसे भांप चुका है, इसलिए वो इसे एक अवसर मान रहा है जिससे ताइवान का विलय चीन में करा सके। हालांकि अभी ट्रंप की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सभी को इंतजार है कि ट्रंप चीन और ताइवान की तनातनी पर किस तरफ झुकते हैं, क्योंकि ट्रंप चीन के सामने टैरिफ को लेकर बैकआउट कर चुके हैं, जबकि ताइवान को अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देता रहा है। हालांकि अमेरिका ने यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी भेजने का आदेश देकर अपने इरादे काफी हद तक जाहिर कर दिए हैं कि ताइवान से टकराने का अर्थ होता है अमेरिका से टकराव, और अमेरिका कभी भी चीन के सामने झुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप ने अपनी जीत को यादगार बनाने के लिए अपना नया परफ्यूम लॉन्च किया है। कैसा है ये परफ्यूम, आइए आपको दिखाते हैं। राजनीति में ट्रंप के नए प्रयोगों का ये एक और अध्याय है। इसके जरिए जीत की खुशी खुशबू के तौर पर समर्थकों के घर तक पहुंचेगी, और बोतल के साथ ट्रंप भी हर घर में विराजमान रहेंगे। ट्रंप ने अपने नए परफ्यूम को लॉन्च किया है, जिसका नाम उनके 2 बार अमेरिका में जीत हासिल करने और राष्ट्रपति बनने को दर्शाता है। परफ्यूम का नाम है विक्ट्री 4547, यानी ट्रंप 45वीं बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अब 47वीं बार। बोतल के ऊपर ट्रंप का स्टैच्यू है जो इसे किसी शील्ड की तरह दर्शाता है। शानदार गोल्डन कलर और ट्रंप की मूर्ति लोगों को मजबूर करेगी कि वो खाली बोतल को कूड़ेदान में फेंकने की जगह घर में सजा कर रखें, और इस तरह कई घरों में ट्रंप एक जगह वर्षों तक नजर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के जरिए इन फ्रेग्रेंस की घोषणा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ट्रंप फ्रेग्रेंस यहां है, और gettrumpfragrances.com का लिंक शेयर किया, जहां से यह कलेक्शन खरीदा जा सकता है। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग परफ्यूम लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी ट्रंप ने अपने करियर के आधार पर ही परफ्यूम का नाम रखा था। ट्रंप ने परफ्यूम का नाम फाइट और फाइट दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली कर रहे थे। इस दौरान एक गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई। इसके बाद उन्होंने सबसे पहला शब्द फाइट ही कहा था। मुट्ठी ताने उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। यही तस्वीर उन्होंने परफ्यूम के कवर पर लगाई थी।